हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किरचॉफ लॉ के बारे में समझेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके बेसिक स्टेटमेंट से। तो देखिए, द लॉ स्टेट्स दैट एट एनी टेम्परेचर द रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर that is denoted by capital E to the total absorptivity that is denoted by alpha is a constant for all substances which are in thermal equilibrium with their environment। तो किरचॉफ लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस जो अपने इन्वायरमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, तो उस टाइम उस सब्सटेंस का जो एमिसिव पावर हो, टोटल एमिसिव पावर होती है और टोटल एब्जॉर्प्टिविटी होती है, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। यानी कि अगर आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं बट वो सारे सब्सटेंसेस अपने इन्वायरमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, तो किसी भी टेम्परेचर पर उन सब्सटेंसेस के टोटल एमिसिव पावर और टोटल एब्जॉर्प्टिविटी का जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो जो किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट है वो हमारा एक डेरिवेशन के थ्रू समझा जा सकता है आसानी से। तो देखिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पर ये फिगर मैंने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक लार्ज रेडिएटिंग बॉडी जिसका सरफेस एरिया कैपिटल ए है, उस बॉडी को हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए, ये जो एक लार्ज बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ये एक रेडिएटिंग बॉडी है और इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, कैपिटल ए, which encloses a small body 1 of surface area A1। ये जो हमारी लार्ज रेडिएटिंग बॉडी है जिसका सरफेस एरिया A है, इस बॉडी ने एक स्मॉल बॉडी जिसे हमने 1 से शो किया है, देखिए स्मॉल बॉडी 1 जिसका सरफेस एरिया क्या है, A1 है, इसको पूरी तरह से इंक्लोज कर रखा है। यानी कि ये जो स्मॉल बॉडी 1 है ये हमारी पूरी इंक्लोज है लार्ज रेडिएटिंग बॉडी के द्वारा। ये जो हमारी लार्ज रेडिएटिंग बॉडी है, इसका वॉल का जो टेम्परेचर है वो हमारा यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। आगे देखिए, लेट द एनर्जी फॉल ऑन द यूनिट सरफेस ऑफ द बॉडी एट द रेट ए बी। तो स्मॉल बॉडी के ऊपर जो एनर्जी फॉल हो रही है यूनिट सरफेस एरिया पर, वो हमारी ईबी रेट से फॉल हो रही है। यानी कि इसके ऊपर जो हमारी एनर्जी फॉल हो रही है वो ईवी रेट से फॉल हो रही है। ऑफ दिस एनर्जी जनरली ए फ्रैक्शन अल्फा विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल बॉडी। तो जैसे ही ईवी रेट से एनर्जी इस बॉडी के ऊपर फॉल होती है, तो इस एनर्जी का यानी कि जो टोटल रेडिएशन इस बॉडी पर फॉल हो रहा है, तो उसका एक स्मॉल फ्रैक्शन जिसे हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, उसका एक स्मॉल फ्रैक्शन हमारा स्मॉल बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो स्मॉल बॉडी के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, वो टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब की जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, अल्फा 1 A1 E B। तो यहाँ पर ये अल्फा 1 हमारी स्मॉल बॉडी 1 की एब्जॉर्प्टिविटी है और A1 तो मैंने आपको बताया ही था कि ये सरफेस एरिया है स्मॉल बॉडी का। तो जब अल्फा फ्रैक्शन हमारा स्मॉल बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी स्मॉल बॉडी से वो हमारी क्या हो जाएगी, अल्फा 1 A1। और किस रेट से एनर्जी इस बॉडी के ऊपर फॉल हो रही थी, ईवी रेट से। तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हो जाएगी, अल्फा 1 A1 E B। When thermal equilibrium is attained, the energy absorbed by the body 1 must equal to the energy emitted E1 per unit surface। जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, तो उस कंडीशन में जो
हमारी स्मॉल बॉडी है, इस स्मॉल बॉडी के द्वारा जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए इस बॉडी के द्वारा एमिटेड एनर्जी के। और ये जो एनर्जी एमिट की जाती है ये हमारी E1 से शो की जाएगी, और ये एमिटेड एनर्जी हमारी पर यूनिट सरफेस एरिया से एमिट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमने एनर्जी एब्जॉर्बिंग दिखाई थी स्मॉल बॉडी के लिए वो हमारी क्या थी, पर यूनिट सरफेस एरिया। तो जो एनर्जी एमिटेड होगी वो भी हमारी क्या होगी, पर यूनिट सरफेस एरिया होगी। तो जब हमारी जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो इक्वल हो जाती है एमिटेड एनर्जी के बराबर, तो उस कंडीशन में हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होता है, यानी कि उस कंडीशन में जो बॉडी होगी वो स्टेबल हो जाती है, बैलेंस में रहती है। और अगर जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो एमिटेड एनर्जी के इक्वल नहीं होगी तो उस कंडीशन में थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन्ड नहीं होता है। तो इसलिए थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा तभी अटेन्ड होगा जब एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बाय द बॉडी इक्वल होगी एनर्जी एमिटेड। तो इस कंडीशन के लिए देखिए जो एनर्जी एमिट होगी बाय स्मॉल बॉडी इज, वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो पर यूनिट सरफेस एरिया के लिए जो हमारी एनर्जी एमिटेड होगी स्मॉल बॉडी से वो हमारी क्या हो जाएगी, E1। और E1 हमारी क्या है, इमिसिव पावर है। और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हमारी कितनी थी, α1 A1 EV। तो हमारे पास यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और एमिटेड एनर्जी दोनों ही आ चुकी हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, thus at equilibrium the equation is, तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल बॉडी एंड इट इज इक्वल टू द एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी। तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हो गई है हमारी और ये हमारी एमिटेड एनर्जी हो गई। तो दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इक्वल हो जाएंगी। तो इस कंडीशन से यहाँ पर देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो EB इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, E1/α1। तो इसी तरह से जैसे अभी यहां पर हमने स्मॉल बॉडी 1 दिखाई थी जो जिसका सरफेस एरिया क्या था, A1 था। तो अगर हम इस स्मॉल बॉडी 1 को किसी अनदर बॉडी से रिप्लेस कर दें तो जो इक्वेशन होगी वो किस तरह से होगी, तो देखिए now we remove body 1 and replace it by body 2। तो हम इसे एक सेकंड बॉडी से रिप्लेस कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगी, इक्वेशन से हमारी वही रहेगी, जो एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होगी बॉडी 2 से, जो बॉडी 2 के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी वो इक्वल होगी बॉडी 2 के द्वारा एमिटेड एनर्जी के थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन हमारी बन जाएगी क्या हो जाएगी, α2, ये α2 बॉडी 2 की एब्जॉर्प्टिविटी है और A2 है सरफेस एरिया ऑफ बॉडी 2 और EB था कि हमारा रेट ऑफ एनर्जी इक्वल हो जाएगा हमारे E2 A2। तो यहाँ से जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो EB इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, E2/α2। तो अगर इक्वेशन 1 इसे लिखते रहे और ये हमारे हुआ इक्वेशन 2, तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E1/α1 इक्वल टू E2/α2। तो इसे हम मान लेते हैं
ई अपॉन एल्फा को। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। अब आगे देखते हैं जो हमारी इमिसिविटी की डेफिनेशन थी, एज पर डेफिनेशन ऑफ इमिसिविटी ई। तो इमिसिविटी हमारी क्या होती है, तो यहां पर देखिए इमिसिविटी हमारी क्या होती है। इमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो यहां से क्या हो गया, ये ई अपॉन ई बी। तो इमिसिविटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ई इक्वल्स टू ई अपॉन ई बी। तो यहां से देखिए ई बी हमारा क्या हो जाएगा, ई अपॉन इमिसिविटी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, और इस इक्वेशन को हम डाल दे रहे हैं इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट ई बी इक्वल्स टू, इक्वेशन 3 से देखिए ई बी इक्वल्स टू हमारा क्या था, ई अपॉन एल्फा। और यहां से देखिए ई बी इक्वल्स टू क्या था हमारा, ई अपॉन इमिसिव पावर अपॉन इमिसिविटी। तो जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो यहां से देखिए ई अपॉन एल्फा इक्वल्स टू ई अपॉन इमिसिविटी। तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, एल्फा इक्वल टू इमिसिविटी। तो इस इक्वेशन से जो हमारा स्टेटमेंट होगा, तो स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा, तो इस इक्वेशन से किरचॉफ लॉ ऑल्सो स्टेट दैट द, देखिए ये इमिसिविटी थी, द इमिसिविटी ऑफ ए बॉडी इज equal to its absorptivity when the body remains in thermal equilibrium with its surrounding or environment। तो जैसा कि अभी किरचॉफ लॉ में हमने पढ़ा कि किरचॉफ लॉ हमें ये बताता है कि जो इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है ऑल सब्सटेंसेस के लिए, जो हमारे किसी भी टेम्परेचर पर हो बट थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो अपने सराउंडिंग के साथ। तो इसके साथ ही किरचॉफ लॉ ये भी स्टेट करता है कि किसी भी बॉडी की इमिसिविटी उस बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी के इक्वल होती है जब बॉडी अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। तो ये हमारा किरचॉफ लॉ था और ये एक छोटा सा डेरिवेशन था कि किस तरह से किरचॉफ लॉ के स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है।